हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। और जैसा कि हमने कहा था पिछली क्लास में, अब आ गए हैं अवमंदित सरल आवर्त गति। एनसीईआरटी में जाएंगे और इसका नंबर डालेंगे पहले इस टॉपिक का 14-9। ठीक। अवमंदित अवमंदित तो ये लग गई अंक की बिंदी। अवमंदित सरल आवर्त गति। ओके, टॉपिक जरा चेक कर लें अपनी पाठ्य पुस्तक में। अवमंदित सरल आवर्त गति यानी डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे लिख देते हैं इसको। इसे बोलते हैं डैम्प्ड। डैम्प्ड SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक। अब सरल आवर्त गति की बात करें, अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो हमने इसमें एक चीज़ समझी थी कि साहब विस्थापन जो है वो A sin ओमेगा t के पदों में लिखा जाता है। ये पहली चीज़ थी। इसके अलावा इसको हमने फिर कोस ओमेगा टी या इसमें कलांतर वलांतर लगा के भी लिख दिया था। ये इसका बेसिक था। तो यहाँ पर ये माना गया था कि साहब ये जो आयाम है, जिसे हम कहते थे आयाम, ठीक, ये अचर है और इसमें ओमेगा भी अचर है। ठीक। यानी इसमें ऊर्जा की, अगर देखा जाए, ऊर्जा की हानि जो है वो है शून्य है। यानी कोई प्रतिरोध, कोई घर्षण, कोई गति में रुकावट, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक। और हमने ये ओमेगा अलग अलग तरीक़ों से निकाले थे। अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग में हमने टाइम पीरियड निकाला था 2πm/k, और इसी में हमने ओमेगा भी निकाला था वर्गमूल k/m। और स्प्रिंग श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में है, हमने उसके सूत्र भी बना दिए थे। ठीक। तो ये मोटी मोटी सी जानकारियाँ हमने ले ली थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं सब, जो आयाम है यह अचर नहीं है। आयाम अचर नहीं है। ठीक। ओमेगा अचर है। जो आवृत्ति सेट होगी वो अचर होगी, समय वही लगेगा दोलन काल में, और ऊर्जा की हानि होगी, जीरो नहीं है। ऊर्जा की हानि किस में होगी? अब यहाँ थोड़ा लिख दें कि ऊर्जा की हानि सामान्यतया ऊष्मा में होती है। तो ऊर्जा की हानि अगर ऊष्मा में होनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि कोई घर्षण बल काम करेगा। यानी दोलन करने में तकलीफ, दोलन करने में रुकावट होगी अगर, तो घर्षण बल काम करेगा। तो यानी घर्षण बल के द्वारा दोलन की ऊर्जाओं को ऊष्मा में बदला जाएगा जैसे ही कोई गति होगी। ठीक। यानी ये जो शर्त है ये है अवमंदित सरल आवर्त गति की, जिसका आयाम घटता जाएगा, ऊर्जा का नुकसान होता जाएगा और अंततः दोलन गति रुक जाएगी। अब इसका छोटा सा और देखते हैं इसके बारे में। ठीक, कैसे रुकती है ये दोलन गति, इसको भी देख लेते हैं। अब इसका मोटा मोटा सा एक उदाहरण हम ले लेते हैं सरल लोलक पर। ठीक, सरल लोलक पर इसे लगा के देखते हैं। ठीक। अब सरल लोलक में क्या है, मान लीजिए यहाँ पर इसे लटका देते हैं ऐसे, और ये इसकी कोई गति दिखा देते हैं ऐसे, यूँ ऐसे, और ये सरल लोलक ऐसे लगा देते हैं। इसकी तीन अवस्थाएं हमने दिखा रखी हैं। सपोज ये सरल लोलक की गति है। अब यहाँ पर क्या है कि जो माध्यम है, माध्यम है, ठीक, वह क्या है, वह तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ है। अब तरल पदार्थ में क्या हो सकता है बताओ? तरल पदार्थ में साहब या तो कोई द्रव हो सकता है,
या इसमें वायु हो सकती है यानी गैस हो सकती है। दो चीज़ें हो सकती हैं माध्यम में, जिस माध्यम में ये चल रहा है। अब माध्यम में चलने का मतलब कि जब ये चलेगा तो माध्यम के कण इसकी गति का विरोध करेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये सरल लोलक यहाँ इस तरफ को आता है ऐसे, ठीक, तो ऐसे इस पे लगेगा अवरोध, उल्टा अवरोधी बल या विरोधी बल जो गति का विरोध करेगा। और फाइनली इस सरल लोलक का आयाम घटते 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 शून्य हो जाएगा, ये रुक जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे जो अवरोध का जो बल है ये परिभाषित है। अवरोध का जो बल है माध्यम में, तरल में, द्रव में, ये परिभाषित है। कह रहा जी ये परिभाषित है पास या स्टॉक है ना, पास्कल स्टॉक है ना, दोनों में कंफ्यूज होता है। ये इस स्टॉक के नियमानुसार परिभाषित है। और यह जो बल है, अवरोध का बल जो को चलता है उसमें, यह स्टॉक के नियम से परिभाषित है। और यह केवल गोलीय वस्तुओं पर है, यानी फार्मूला अगर सीधे सीधे देखें तो गोलीय वस्तुओं पर है, बाकी पर नहीं है। तो सीधी सी बात है कि फिर हम किसी गोलीय वस्तु का आवर्त करा लेंगे, उसकी आवर्त गति करवा लेंगे, उस पर ये लगा लेंगे। अब है कितना, कह रहा जी ये है 6 पाई ईटा आर वी, अवरोध का जो बल है ये वाला है। यानी यह बल वेग की विपरीत दिशा में काम करेगा और उसके समानुपातिक होगा। तो अब कह रहे हैं जी इस एफ अवरोध को आप एक समानुपाती नियतांक -bv लगाकर लिख सकते हैं ऐसे। माइनस उल्टा है b, देखो ये पूरी चीज़ b मान लो। इसमें r क्या है, गोलक की त्रिज्या है। इस गोलक की जो त्रिज्या है ये गोलक की त्रिज्या हो गई, ये तो आप जानते हैं इसके बारे में, गोलक की त्रिज्या है। ये श्यानता गुणांक हो गया, ठीक, और v इसकी चाल हो गई। कह रहा जिधर भी गति होगी उसकी उल्टी दिशा में ही ये काम करेगा। अब काम करने से एक बल तो वो है जो इसे चलाता है, ठीक, एक बल ये है जो गति का विरोध करता है। अब इसको एक समीकरण में डाल के परिणामी बल बना लेंगे और एक समीकरण बना लेंगे अवमंदित दोलन के लिए, ठीक है। अब वह समीकरण बना लेते हैं तो पता लग गया भाई अब जो अवरोध है या घर्षण बल है, घर्षण बल भी कहते हैं, परिणाम तो ये घर्षण बल है ये भी कह देते हैं, ठीक है। अब ये कैसे बनाएंगे, अब इसके लिए देखो कैसे करते हैं। बिल्कुल सरल सा एक उदाहरण ले लेंगे इस तरीके से। घर्षण रहित तल, इस तल पे क्या है, कोई घर्षण वर्षण नहीं है, इसे लिख देंगे घर्षण रहित तल, ठीक। और इस पर यहाँ पर कोई x बराबर 0 की स्थिति बना देंगे ऐसे, यानी इस दिशा में बना देंगे x, सिंपल। और एक स्प्रिंग जोड़कर ऐसे, और एक गोले को यहाँ दिखा देंगे रखा हुआ, चलता हुआ गोला, बस गोलीय रूप में, ताकि गोले के लिए जो व्यंजक है या गोले के लिए जो फॉर्मूला है वो इस पे लगाया जा सके ऐसे। और इसकी जो स्थिति है वह किसी समय पर वो x दिखा देंगे, ये देखो x है इसकी स्थिति, और इसको इस दिशा में चलता हुआ दिखा देंगे, इस पर कोई वेग मान लेंगे आगे की तरफ, यानी हमने इसे यहाँ से ऊर्जा दी है और आगे को धक्का दे दिया, तो ये चलेगा तो आएगा जाएगा आएगा जाएगा, लेकिन t बराबर 0 पर, यहाँ x बराबर 0 पर है, कोई समय गुजर गया, कोई समय हो गया t, कोई समय t हो गया, यहाँ t बराबर 0 है तो x बराबर 0 है, ठीक। अब इस पर पीछे की तरफ एक बल लगना है जिसे हम कहते हैं -kx, और ये भी हम जान रहे हैं कि साहब ये बल भी पीछे की तरफ लगना है जिसे हम कह रहे हैं -bv, दोनों ही पीछे की तरफ लगने हैं। अब यहाँ पर सामान्य सा समीकरण अगर हम लिख दें तो जो बल है परिणामी बल, ठीक, परिणामी बल किस पर, गोलक पर, ऐसे लिख देते हैं, देखो गोलक पर परिणामी बल ऐसे लिख दिया जाता है। तो ये F मान लेते हैं इसको,
ये जो F है ये दोनों बलों को जोड़ के लिख देते हैं पीछे की तरफ। तो ये हो गया माइनस के एक्स माइनस बी वी। सिंपल सी बात है बिल्कुल। अभी जो परिणामी बल है इसे हम लिखते हैं एम ए, ठीक, माइनस के एक्स माइनस बी वी, ठीक, जहां एम क्या है, गोलक का द्रव्यमान, संहति बोल देते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में बोल देते हैं मास, ठीक। और के क्या हुआ, के है स्प्रिंग का नियतांक, बल नियतांक लिख देते हैं इसको। तो ये तो सारी बातें तुम्हें पता ही हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आ गया, ठीक। बाकी एक्स और वी आप जान ही रहे हैं। तो ये मुख्य समीकरण आ गया, ठीक। अब इसी मुख्य समीकरण को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर m जो a जो है, अगर a को x में लिखें v को x में लिखें तो देखो यहाँ एक चीज़ होती है जो हमें थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा कि हम v लिखते हैं तो क्या लिखते हैं dx बाई dt, और अगर a लिखते हैं तो क्या करते हैं दो बार अवकलन कर देते हैं d2x बाई dt स्क्वायर, ये भी लिख देते हैं a को। त्वरण होता है, इसको त्वरण को हम dv बाई dt भी लिख देते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जो भी चाहे जिस तरीके से लिख लो। एक तरीका और भी होता है वो भी लिख देते हैं, पर यहाँ समय में लिख लेते हैं। तो इस समीकरण को ठीक करके लिखें अगर, तो ये समीकरण कुछ इस तरीके से हमें नजर आती है। देखो यहाँ से हटा के x बराबर 0 यहाँ लिख देता हूँ, जगह मिल जाएगी ना, ये लो, ठीक। तो ये समीकरण जो प्राप्त हो रही है वो ऐसी हो गई, देखो एम ए प्लस के एक्स प्लस बी वी इक्वल टू 0, ऐसी समीकरण प्राप्त हो गई। अब x को x रहने दें, v को क्या लिख दें dx बाई dt लिख दें, a को क्या लिख दें d2x बाई dt स्क्वायर लिख दें, ठीक। तो कुल मिला के कुछ ऐसे पद इस समीकरण में नजर आते हैं तुमको। इसे भी लिख लेते हैं b dx बाई dt, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं ऐसे, और kx, ठीक। तो कह रहा है ये ही अवमंदित दोलन का अवकल समीकरण है। क्या कहते हैं इसको, अवमंदित दोलन का अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण क्यों बोला इसको, क्योंकि इसमें अवकलन लग गया, डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं अंग्रेजी में, ठीक। यानी इसको हम हल कर लें तो हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। तो मुख्यतः यह समीकरण भी नीट में, जेई में कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से लिखी मिल जाती है कि साहब बताइए, या कोई छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं, छोटी छोटी परीक्षाएं भी होती हैं कि साहब बताइए अवमंदित दोलन का समीकरण क्या होता है, अवकल समीकरण क्या होता है, ठीक। ये रहा, ये आप ध्यान रखेंगे। इसको कैसे बना, ये बना लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। लिख के इसको ठीक कर लेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। जो अवकल समीकरण है अब इसका हल लेना है, तो सारी चीज़ें समझ में आ गई, सब कुछ ठीक हो गया, यहीं से हटा लेते हैं, ठीक है, यहीं बना लेंगे। सिंपल। अब इसमें जो यहाँ पर इसका हल बनता है दरअसल वो क्या बनता है, ठीक। अब इसका हल क्या बनता है, x यानी विस्थापन हो गया x, तो और ये बनता है a और कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाई, ये बनता है। तो सिंपल आप जान ही रहे हैं, सरल आवर्त गति का समीकरण है। कर इसमें आयाम जो है ये घटता है, ये घटता हुआ है, और ये जो ओमेगा डैश है ये भी इस समीकरण के अनुसार ही आता है। वो दो चीज़ें आगे देखो, आयाम है, आयाम घटेगा, हमने कहा था भाई ऊर्जा का नुकसान होगा, आयाम घटता जाएगा, तो समय पर यह आयाम निर्भर करेगा। और ये ओमेगा पहले की तरह नहीं, बल्कि इसमें के बी एम के कुछ पद आते हैं जो यहाँ से आते हैं, एम से, बी से, के से आते हैं, ठीक। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, ए इसमें कितना होता है, देखो ए लिखते हैं पहले, इसका ए होता है इसमें ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बटे एम, इसका आयाम है। जो ई की पावर है इसे कहते हैं चरघातांकी, जो आप गणित में इन चीज़ों को समझते हैं, गणित में ये चीज़ें होती हैं, आसानी से समझ में आ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और लोग भी लगा लेते हो तुम 12वीं कक्षा में या नीट लेवल पे जाते हो, क्योंकि 11वीं कक्षा के लेवल पे तो इसे कोई पूछता नहीं है,
नीट वीट में सवाल इसका कभी कभी बनता है, जी में भी इसका सवाल कम बन रहा है। तो आयाम हो गया, देखो ये पद यहाँ लिख लिया जाएगा, समय के साथ घटता हुआ आयाम। देखो माइनस में BT/m, बी क्या है, वही वी के साथ लगा हुआ नियतांक है, m है, स्पीड आ गई। ठीक, अब आती है बात कि ओमेगा डैश क्या है साहब, इसमें ओमेगा डैश इसका अंडर रूट में ले लेते हैं। ठीक, K/m माइनस बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख लेते हैं, ये होता है। ठीक, ये चीज़ आ जाती है। ये जो है ये इसका ओमेगा डैश भी लिख दिया हमने, फाइनल हो गया, ओके डन। ठीक है, तो ये जो आवृत्ति है, ये आवृत्ति दरअसल अगर देखें कि भाई ये चीज़ अगर बहुत छोटी है तो फिर वही रहेगी आवृत्ति। हम कहते हैं कि साहब K/m जो है वो बहुत बहुत बड़ा है B²/4m² से। अगर मान लो ये शर्त लगा दें हम, ठीक, तो आप देख रहे हैं कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है आवृत्ति पे, ये चीज़ क्या होगी, छूट जाएगी। तो ऐसे में आवृत्ति क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सिंपली जो होती है बस वही हो जाएगी K/m। अगर ऐसा कर दें तो, जो कि ऐसा होगा, कहीं कहीं पे किसी क्वेश्चन में ये चीज़ आएगी ही नहीं, बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो आवृत्ति तो यही हो जाएगी। ठीक, आयाम यही है, आयाम यही है। अब इस आयाम को समझते हैं और इस आयाम को यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। आवृत्ति का फॉर्मूला लिख लिया, इस शर्त को हटा देते हैं। ठीक, तो कुल मिला के इस पूरे के पूरे समीकरण को अगर लिखना चाहें पूरा रिप्रेजेंट करके तो ये कैसे बनता है, देखो x A0 e⁻ BT/m cos ऐसे ओमेगा। अब देखो यहाँ छोटा ब्रैकेट लगाऊंगा और ये ओमेगा डाल दूंगा छोटे ब्रैकेट में, ये देखो ऐसे K/m माइनस B²/4m ऐसे, और यहाँ t लगा दूंगा, ओमेगा डैश टी हो गया, और कोई अगर कला है, प्रारंभिक कला, उसे लगा दूंगा ऐसे। तो देखो पूरा का पूरा अवमंदित समीकरण का पूरा विस्थापन आ गया। ठीक, अब ये कहते हैं यदि t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर और फाई बराबर 0 हो तो, ठीक, तो कहाँ से शुरू करेगा, x बराबर A0 से शुरू करेगा, से गति प्रारंभ होगी। क्योंकि यहाँ से अगर गति प्रारंभ करें x 0 पे, समय 0 पे प्रारंभ करें, तो फाई कितना कर दिया, 0, यानी कोई प्रारंभिक कला नहीं है, टाइम 0 कर दिया। तो देखो cos 0 1 हो गया, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये भी 0, ये टाइम 0 कर दिया, ये भी 0 हो गया पूरा पद, और यहाँ पे भी 0 लगा दिया। तो किसी की भी पावर आज 0 लगाएं, बस 0 की पावर ना हो तो ये भी 0 हो गया। तो x A0 से गति शुरू हो जाती है, देखिए। ठीक, अब ग्राफ पे बना के देख लेते हैं कि साहब ग्राफ पे ये गति कैसे बनती है। ठीक है, इसी को ग्राफ पे बना लेते हैं, t0 फाई 0 से शुरू करते हुए। ठीक, अब चलिए, सबसे पहली बात होती है कि भाई एक्सपोनेंशियल जो पावर है, ये जो e की पावर है, दरअसल सबसे पहले हम देखते हैं कि ये समय के साथ कैसे चेंज होती है, क्योंकि इसी के अनुसार आयाम घटता जाएगा। क्योंकि आयाम का पद ये है, देखिए ये जो है ये आयाम का पद है। ठीक, तो पहले आयाम के पद को देखते हैं कि ई की पावर के साथ कैसे घटता जाता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये करते हैं, देखो ऐसे यहाँ पर समय लगा लेते हैं आगे यूँ। ठीक, और यहाँ पर एक अधिकतम आयाम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं x, और इसमें अधिकतम आयाम यहाँ मान लेते हैं, जो वैल्यू है यहाँ तक की ये बना लेते हैं A0 के बराबर। ये देखो ऐसे, नीचे भी क्योंकि प्लस माइनस होना ही है, इसको सरल आवर्त गति का ही एक रूप है ये, ऐसे। तो नीचे भी देखो इतना ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया, देखो ये लो प्लस माइनस। अब यहीं से ये t बराबर 0 की स्थिति है, तो
हमने कहा टी बराबर 0 है, फाई बराबर 0 है, तो यहीं से ये कुछ इस तरीके से वैल्यू के डॉट कर लेते हैं, क्योंकि ये घटेगा, ये एक्सपोनेंशियल है कि भाई घटता जाएगा ऐसे, तो घटाते 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 प्लॉट ऐसे डॉट कर लेते हैं। सिंपल। अब इसी में हम यहाँ पर एक आवर्तकाल को डॉट कर देते हैं। देखो एक आवर्तकाल जो है ये टी लगा दिया, और एक यहाँ पर भी एक आवर्तकाल और बना दिया, तो ये 2t लगा दिया। एक आवर्तकाल में एक टाइम पीरियड पूरा करवा देंगे। ठीक। अब यहाँ से ऐसे यहीं तक इस बाउंड्री के अंदर रखना है, क्योंकि ये वो बाउंड्री है जिसमें आयाम घट रहे हैं एक्सपोनेंशियली चरघातांकी। ठीक है। अब ये ग्राफ कैसा है, क्या है, गणित का मामला है, फिलहाल इतना तो समझ में आ ही रहा है कि भाई घट रहे हैं, और ये ग्राफ हम जानते हैं घटता हुआ होता है। अब यहाँ से हम यहाँ पर एक जो है इस तरीके से बना के और यहाँ तक ले जाते हैं ऐसे। ठीक। तो एक आयाम जो है पूरा कर लें ऐसे, यहाँ नीचे जो है आधे टाइम पीरियड पे नीचे की तरफ जाएगा ना, तो ये कुछ इस तरीके से लेके आए और ये इस तरीके से लेके गए ऐसे। देखो देखो आयाम घट गया, आयाम घटता जा रहा है, तो ये ग्राफ हो जाता है। ठीक। सिंपल हो गया, घटता हुआ बन गया, बाउंड्री के अंदर आ गया। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या है, अगला सवाल देखते हैं कि आयाम पर सवाल बने। भाई इस पर कोई सवाल बनेगा तो निकाल ही देंगे हम। आयाम पर सवाल बने, तो आयाम पर सवाल बने या ऊर्जा पर सवाल बने। ठीक। अब आयाम पर सवाल बनेगा तो इसी बात पर सवाल बनेगा, ये रहा। ठीक। यहीं पर। ठीक। अब ये पूछते हैं, यदि उदाहरण बना देता हूँ एक तुम्हारे लिए, है ना, बहुत सिंपल सा उदाहरण बना दूंगा। ठीक। यदि t बराबर 0 पर आयाम a0 है, तो आयाम a0/4 होने में कितना समय लगेगा। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक। ये लो t बराबर 0 पर, तो पहले क्या करते हैं, इस समीकरण को लिख लेते हैं। t बराबर 0 पर आयाम a0 है, तो ये समीकरण बता रही है कि t बराबर 0 पर आयाम a0 होता ही है। अगर t 0 रख दूँ देखो यहाँ पे, तो आयाम a0 आ जाएगा। कितने समय में, तो समय कितना, t मान लिया, यहाँ पे आयाम कितना बनाना है, a/4, तो यहाँ पर a0/4 कर देते हैं। ये लो भाई, a की वैल्यू a/4 रख दी, पहली वैल्यू a0 है, ये आ गया। तो इसे काट लेते हैं, तो ये आ गया 2 की पावर -2, और ये हो गया e की पावर -bt/m। और देखो पावर माइनस माइनस है, इन दोनों पावर को छोड़ देते हैं, तो 2 की पावर 2 और e की पावर bt/m, ये आ गया। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 है, दोनों पक्षों का log लेते हैं, तो ये होता है 2ln2। इसे बोलते हैं प्राकृतिक log, ln बोल देते हैं। 2 पावर पहले आ जाती है, ln2 2 लग जाता है। ठीक। इसमें क्या होता है, मतलब y की पावर x है सपोज करो। ठीक। इसे log में लिखना है, तो x ln y हो गया, log में लिख दिया इसको, इतनी सी बात है। ठीक। तो कुल मिला के ये आ गया, और इधर से ये चीज़ हट जाती है, e हट जाता है, यानी ln e, है ना, में कुछ x हो ऐसा, तो ये चीज़ हो जाती है बस x, ln e ख़त्म, 1 हो जाता है ये। तो ये हो गया bt/m। तो देखो t की वैल्यू आ गई है 2m/v ln2। तो ये वो समय है जो आयाम 1/4 होने में लगेगा। सिंपल। बस इतनी बात है, अगर इतनी बात समझ लो, नीट में एक सवाल है तुम्हारा और सिंपल है, करके देख लो। दूर से देखने पर या हल्का हल्का बताया जाए उस चीज़ पर, ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है, और हम अक्सर इसे छोड़ के चले जाते हैं। बल्कि होता क्या है कि उलझा हुआ सा लगता है देखने पर, लेकिन जब उसे जाते हैं, उसमें अंदर जाते हैं, समझते हैं, थोड़ा थोड़ा लिख के देखते हैं, तो वो सवाल बड़ी आसानी से हमारा बन जाता है। कुछ भी उलझा हुआ नहीं है, 2-4 पॉइंट होते हैं, बस लिख के समझ में आ गया, सवाल कर लो, वैल्यू लगा लो। ठीक। चलिए अब थोड़ा सा ऊर्जाओं के बारे में भी
हमें लेना है, ठीक, ऊर्जा कितनी होती है। तो किसी भी दोलन में जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, अगर ऊर्जा की बात करें तो दोलन की कुल ऊर्जा ये लिख सकते हैं, या इस गति की कुल ऊर्जा या कण की कुल ऊर्जा, है ना, तो लिख देते हैं दोलन की कुल ऊर्जा, या दोलनों की लिख देते हैं, ठीक। एक दोलन की हो, दोलनों की हो, जो भी जैसे गति की लिख देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे चाहे लिख लो, ठीक। या कंपन की कुल ऊर्जा, एक वचन ये अच्छा शब्द है, ठीक। तो कितनी होती है ये कुल ऊर्जा, जिसमें गतिज ऊर्जा भी है और स्थिर ऊर्जा भी है, ये कुल ऊर्जा होती है, ध्यान रहे। ये होती 1/2 kA², ये रहती है। के क्या है, स्प्रिंग का नियतांक है। जानते भी हैं कि स्प्रिंग में कुल ऊर्जा कितनी होती है, kx² होती है, यही है। तो ए क्या है, कोई भी आयाम होगा कितना खिंचा हुआ है। अब इसमें यहाँ पर एक ही जगह पे ये चीज़ लगा देते हैं, तो कितनी बन जाएगी ऊर्जा, ज़रा बताओ। ऊर्जा बन जाएगी 1/2 k, ये बन जाएगी A0 e⁻⁻bt/m का स्क्वायर। तो ये है कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा आधी कब होगी, कुल ऊर्जा 1/4 कब होगी, यहाँ से लगा लेंगे, ठीक। चलिए, तो ये आपने थोड़ा थोड़ा सा समझ लिया अवमंदित दोलन के बारे में, और ये भी जान लिया कि भाई दरअसल ये किस तरह की व्यवस्था है। इसमें आयाम का एक फॉर्मूला है बस, और कुछ नहीं, उसी पे सवाल बनता है, या फिर ऊर्जा पूछ लेते हैं, आयाम का स्क्वायर करके लगा देते हैं, ठीक। अब चलिए, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक उदाहरण जो है करा रहा हूँ। यह उदाहरण 14-10, इसमें सारी बातें हमारी क्लियर हो जाएंगी। उदाहरण 14-10, ठीक। कुछ चीज़ें गिवन हैं। m द्रव्यमान, यानी जो गोलक या गुटका, गोलक जो भी माने, दोलक गुटका है ना, इसका द्रव्यमान है 200 ग्राम। तो द्रव्यमान को लिख लेंगे 0.2 किलोग्राम। 0.2 किलोग्राम, क्यों, ग्राम में है, किलोग्राम में लगा लिया, 1000 से इसको भाग कर लिया आपने, ठीक। उसके बाद के यानी स्प्रिंग का जो बल नियतांक है वो दिया इन्होंने 90 न्यूटन प्रति मीटर में होता है ये, ठीक। और बी अवमंदन स्थिरांक जो बी लगाते हो तुम, ये दिया इन्होंने 40 ग्राम पर सेकंड। तो 40 ग्राम पर सेकंड से काम नहीं चलेगा, इसे बना देंगे किलोग्राम में, 0.04 किलोग्राम पर सेकंड, ये बना दिया। देखो ऐसे 40 में है, 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है, हो गया। दोलन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। दोलन का आवर्तकाल, अब दोलन का आवर्तकाल के तो ओमेगा डैश निकालते हैं अपन, ठीक। कितना निकालते हैं, देखो ये निकालते हैं k/m माइनस b²/4m, ये है ओमेगा डैश। अगर आवर्तकाल चाहिए तो आवर्तकाल होता है 2π/ओमेगा डैश, ये इसका एक रिलेशन है, ठीक। तो यहाँ से k का m का मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। मान रख देते, देखो ऐसे, ठीक। k/m, k कितना है 90, m कितना है 0.2 माइनस b कितना है 0.04 का स्क्वायर, और 4 m कितना है 0.2 का स्क्वायर, ये, ठीक। तो ये जो वैल्यू है, देखो ये बहुत कम वैल्यू है, बहुत छोटी सी वैल्यू है। अगर देखा जाए तो ये बहुत छोटी सी वैल्यू है, ठीक। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यही मान लेते हैं। फिर कितना हो जाएगा ये बताओ, ये हो जाएगा 450, 900/2, ठीक। और इसका वर्गमूल हो जाएगा ऐसे, ये मान आ गया ओमेगा डैश का। अब टाइम पीरियड निकालना है तो 2π/वर्गमूल 450, ठीक। अब इसे निकालेंगे 0.3 सेकंड के आसपास ये बनेगा, क्योंकि ये वैल्यू बन जाएगी लगभग 6 से कुछ ज़्यादा। इसका वर्गमूल कर लेंगे तो ये बनेगा 20 से कुछ ज़्यादा, तो 20 या 60, तो ये आ जाएगा लगभग 0.3 सेकंड, ये आ गया, लीजिए, ठीक। ये पहला सवाल था। अब इसके बाद यानी वैल्यू रख के सीधा निकाल दिया, हल कर दिया इसको, तो आ जाएगा, ठीक। अब दूसरा सवाल क्या है, ज़रा ये देख लेते हैं। इसमें
11वीं क्लास में ये थोड़ी नई चीज़ होती है, लेकिन जब आप इसे प्रतियोगी परीक्षाओं पर ले जाते हैं तब तक आप समझदार हो जाते हैं, आप समीकरणों को हल करना भी सीख लेते हैं। ठीक, तो 11वीं क्लास में चूंकि आती वाती नहीं है, आता भी तो कहाँ है, नीट वगैरह में एक सिंपल सा सवाल आता है इसका, आयाम पे जो लगता है बस, बाकी आती नहीं है। ठीक, अब दूसरा सवाल क्या पूछा, वह समय जिसमें इसके कंपन का आयाम आधा रह जाएगा। कंपन का आयाम आधा रह जाएगा, नहीं, ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई एम, ये है, ये आयाम का समीकरण है। ठीक, आधा आयाम रह जाएगा तो आयाम यहाँ आधा लग जाएगा, ये लो, कितने समय में आधा हो जाएगा, एक ही जगह पे आधा लगा दो, ये पूरा है, शुरुआत में है, आधा करना है। ठीक, तो ये ए तो कट ही गया, लो, तो ये हो गया 2 की पावर -1 माइनस बी टी बाई एम। अब -1 यानी ऊपर जाके देखो घात बदली है, तो माइनस माइनस हटा लो तो ये 2 ही हो गया, ई की पावर बी टी बाई एम। इस पे लगा दो ln2, ई हट जाएगा, ये लो बी टी बाई एम, तो टी का मान आ गया m बाई बी ln2, ये आ गया, लो उत्तर आ गया तुम्हारा। ln2 का मान अगर तुम्हें कहीं दिया हो तो लगाओ, 0.69 होता है। ठीक, ln2 का मान है ये, कभी कभी पढ़ोगे आगे जाओगे 12वीं में, या और सारी टेबल वेबल देख लोगे कहीं, तो इसका मान लगा दिया, m लगा दिया, b लगा दिया, सब पता ही है हमें, उत्तर आ गया हमारा। जो भी उत्तर आया वो जो है मैं लिख दूंगा। ठीक, यह है 6.93 सेकेंड, ये जो टाइम आ रहा है ये आ रहा है 6.93 सेकेंड, ये उत्तर आ रहा है मान रखने पे। m है, b है, वो इसमें पुट कर लो, ln2 का मान मैंने लिख दिया, पुट कर लो, उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब एक सवाल और है जो ऊर्जा पर है। ठीक, ऊर्जा पर लगा देंगे उसको। इसमें कह रहे हैं कि भाई ऊर्जा जो है वो कब आधी हो जाएगी, ये भी तो पूछ रहे हैं, देखो सवाल पूछ रहे हैं, वो ऐसा में जिसमें यांत्रिक ऊर्जा अपने आरंभिक मान की आधी रह जाती है। तो ऊर्जा की अगर बात करें तो ऊर्जा क्या बनाई थी, जरा देखें ऊर्जा को। ऊर्जा बनाई थी के 1/2 ए नॉट स्क्वायर ई की पावर -2 बी टी बाई एम, क्योंकि स्क्वायर था तो पावर 2 लग जाएगी यहाँ पे, आयाम का स्क्वायर था। अब ये हो गई ऊर्जा, और ये हो गई क्या, देखो पहला आयाम लगा है तो ये हो गई पहली ऊर्जा, ये लो इसको ई नॉट लिख दिया मैंने, ये देखो ये पहली ऊर्जा है, भाई पहला आयाम लगा है T0 वाला, तो पहली ऊर्जा होगी, और ये e की पावर -2 बी टी बाई एम हो गया, सिंपल। आधी रह जाएगी तो ये आई नॉट बाई 2 लगा दे लो, आधी हो गई, समय निकाल दो, तो 2 की पावर -1 घात को ऊपर बदल दो, e की पावर -2 बी टी बाई एम, सिंपल हो गया। अब ये माइनस माइनस की पावर हटा दो तो ये हो गया ln2, और ये हो गया कितना, 2 बी टी बाई एम। ठीक, तो कितना आ गया, टाइम कितना आ गया जरा बताओ, टाइम आ गया m/2b और ln2। ठीक, ये लो, ये तुम्हारा आंसर आ गया, यानी जो टाइम पहले आया था उसका आधा आ गया। पहले कितना टाइम आया था, 6.93, अब उसका आधा आ जाएगा, 19 समथिंग है ना, 1 पॉइंट समथिंग जो है ना, 3.46, 6.93 था, 3.6 आएगा, इस बार टाइम आ गया उसका आधा, 3.46 सेकेंड, ये लो। तो ये छोटा सा टॉपिक था, अवमंदित दोलन, है ना। अब इसके बाद मैं बात करूँगा प्रणोदित दोलन के बारे में, उसके बारे में मैं छोटी छोटी जानकारियाँ वो बताऊँगा आपको। ठीक, गणित का जो विस्तार है यहाँ पे, जो गणित लगे हैं पावर और के चक्कर के, ठीक है, इन गणितों में नहीं जाना, क्योंकि ये गणित से आए हुए परिणाम हैं, परिणामों को देख के ही सवाल अपना कर लेना है, परिणामों को के सूत्रों को याद करके सवाल पे लगा लेना यहाँ पे, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक
हेलो